क्वेश्चन इज कि ये कैसे हुआ? इतनी मजबूत गिरफ्त एक खातून वजीर आजम की, ऑपोजिशन को उन्होंने जेल में डाला हुआ था, गवर्नेंस के अच्छे स्टैट्स थे, सब बहुत अच्छा जा रहा था, ये एकदम क्या हुआ सेठ साहब? हाँ देखिए, ये वही चिंगारी वाली बात है। पहली बात तो ये है कि 15 साल, ये जो होता है ना 10 साल के बाद आवाम बेचैन हो जाती है, नई जनरेशन आ जाती है। ये डिक्टेटर्स जो होते हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि 10 साल के बाद शुरू में जब वो आते हैं तो एक केओस और केओटिक सिचुएशन होती है, जिसको वो ख़त्म करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए आते हैं और आवाम उनके साथ चलती है या अपोज नहीं करती। अच्छा। वो ग्राफ चलता है इनका। फिर एक स्टेज आती है 5, 6, 7 के बाद, क्योंकि 5 साल के बाद फिर रहना होता है, तो इलेक्शन को रिग करना। पहला इलेक्शन जीत के आते हैं, सही, दूसरा इलेक्शन रिग करके बैठते हैं, मगर वो फिर उनके साया एक उसका उनके ऊपर होता है, तो अगले 10 साल तक तो खींच जाते हैं। तीसरी बार वो फिर मैसिव रिगिंग करनी पड़ती है और बहुत रिप्रेशन करनी पड़ती है, क्योंकि उस वक्त तक लोग अब कह रहे होते हैं अब जाओ। अच्छा। तो ये 15 साल हो चुके थे और जो आखिरी इलेक्शन है इतनी मैसिव रिगिंग की कि वो अब सभी को इस बात का पता था। तो इसलिए एक तो ये इशू था कि वो ग्राफ जो था, लॉजिकली वो ग्राफ गिरना शुरू हो चुका था। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि वहाँ भी नौजवान तबका, अब ये नई जनरेशन आ गई है ना, 15 साल वो रहे हैं, तो जब ये इलेक्शन, इन्होंने पहली इलेक्शन जीती थी तो उस वक्त ये स्टूडेंट्स 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल के थे। अब वो 18, 19, 20 साल के हो गए, तो उन्होंने तो सब कुछ देखा है। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जो आखिरी 5 साल में जो देखा है वो 3 चीज़ें देखी। एक, उन्होंने ये देखा कि तालीम उनको मिल गई, 70% मिडिल क्लास जो बांग्लादेश की है वो तालीम याफ्ता है, अनलाइक पाकिस्तान। यहाँ हमारी तो 40 से भी ज़्यादा नहीं है मिडिल क्लास तालीम याफ्ता, वहाँ 70% तालीम याफ्ता। जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता हो उतना ज़्यादा शऊर होता है और सोच होती है, सियासी शऊर। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट यूनियन की तरफ भी तो आए। सॉरी, स्टूडेंट यूनियन की तरफ भी तो आए। अब स्टूडेंट यूनियंस, वो चलें, वो बात करते हैं स्टूडेंट यूनियंस की। वहाँ तो इस नौजवान तबके ने देखा ये कि इनको मुलाजमतें नहीं मिल रही, तालीम भी हो गई, क्वालिफिकेशंस भी हो गई, मगर मुलाजमतें जो हैं वो नहीं मिल रही। पॉपुलेशन तो इतनी नहीं बढ़ी मगर मुलाजमतें नहीं मिल रही, और इनका जो पूल है ऑफ अनएम्प्लॉयड और मिडिल क्लास वो बढ़ता जा रहा था। हालांकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि बड़ी तरक्की हो रही है, दूसरी तरफ ये थी कि इनको मुलाजमतें नहीं मिल रही थी। हो क्या रहा था? रिएक्शन ये था कि गवर्नमेंट ने, अवामी लीग गवर्नमेंट ने, हसीना ने किया है कि एक ऐसा कानून बनाया था जिसका मतलब ये था अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के लोगों को मजबूत करना और उनकी सहूलतें इंक्रीज़ करनी। मगर एक्सक्यूज़ ये था कि हम ये कोटा सिस्टम जो हम लेके आए हैं गवर्नमेंट के अंदर मुलाजमतों का, उसका ताल्लुक है लिबरेशन के साथ। अच्छा। कि जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज़ ने कुर्बानी दी थी 1971 में, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और उनकी फैमिलीज़ को हमने कोटे देने हैं ताकि उनको पहली चॉइस मिले इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। मगर एक्चुअली ये सारा जा रहा था अवामी लीग के सपोर्टर्स को, क्योंकि डोंट फॉरगेट अवामी लीग ने लीड की थी द सेसेशन फ्रॉम पाकिस्तान, तो इसलिए वो समझते थे हमारा हक भी है। मगर ये अब अभी मतलब है कि अब वो 1971 कहाँ और अब 2024 कहाँ, तो वो तो एक जनरेशन को तो पता ही नहीं लिबरेशन का मतलब क्या था, किसने कुर्बानी दी, किसने नहीं दी। 2 जनरेशन तो आके चली गई ना। तो अब ये कि इन्होंने कहा यार है कि खाता खुले है, और ये तो सिर्फ पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, इसका कोई तल्लक नहीं है विद लिबरेशन और विद एनी सैक्रिफाइसेस एनीबडी मेड। और हम जो हैं वी आर बीइंग डिनाइड आवर जॉब्स बिकॉज ऑल्दो वी हैव क्वालिफिकेशंस। तो ये काफ़ी देर से एजिटेशन चल रही थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, ग्रेजुएशन के बाद उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी। और वहाँ ये जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जो हुई है गारमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, वहाँ ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है, and not so much as young students, but semi skilled labor. तो वो उनका इशू नहीं था। This was the issue of educated youth, जो कि चाह रहे थे कि गवर्नमेंट के अंदर जैसे सिविल सर्विस है या और ओहदे हैं वहाँ उनके लिए जगह बनाई जाए, मगर वो जगह रुकी हुई थी इनके लिए। तो ये एजुटेशन काफ़ी अरसे से चल रही थी। अच्छा, अब एक स्टेज ऐसी आई कि ये काफ़ी इसकी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो हसीना ने और भी क्रैकडाउन किया इसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके बात नहीं मानी किसी की। फिर ये सीसा होता रहा, थोड़ी सी कंसेशन दी, फिर ले ली, फिर छीन ली। तो ये अगर पहले ये कंसीड कर देती तो शायद ये चीज़ ना होती। इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है ना कि ये इसके साथ भी चिंगारी लगती है जब आप प्रीएम्प्ट ना करें। एक इनजस्टिस चल रही है, अगर आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे तो किसी वक्त भी वो चिंगारी लग सकती है उस केस के अंदर। यहाँ भी इसी किस्म की चीज़ हुई। इसमें जो
वहाँ की खालदा जिया की जो पार्टी थी वाज नॉट इन्वॉल्व। इसीलिए इसी तरीके का जमात इस्लामी वाज नॉट इन्वॉल्व। जमात इस्लामी को तो बहुत सख्त क्रैकडाउन किया था हसीना ने इस्लामिक रेडिकल्स के ऊपर, बहुत उन्होंने क्रैकडाउन किया, फांसियां दी थी और बड़े लोग मार दिए थे। तो वहाँ तो नफरत थी ऑलरेडी, और वहाँ इतना स्ट्रांग नहीं है इस्लामिक मूवमेंट, वहाँ सेकुलर मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग। तो ये दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये चीज शुरू हुई, और हसीना ने पहचाना नहीं इस बात को कि दिस कैन बिकम अ मेजर इशू। एंड वहाँ की फौज जो है वो इस किस्म की फौज नहीं है, इंटरवेंशनिस्ट फौज नहीं है। उन्होंने एक दफ़ा इंटरवेंशन की थी जब उन्होंने मुजीब को कत्ल किया और पावर सीज कर लिया था, मगर वो रह नहीं सके वहाँ। एंड दैट आर्मी चीफ हैड टू रन फॉर हिज लाइफ, और तब ये वापस आई थी, और इन्होंने लीड किया था मूवमेंट। तो अब ये है कि अब क्या होगा वहाँ। और तो दूसरी बात ये कि क्या ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है, और उसके बहुत से पहलू हैं। ज़रूर वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए केयरफुल। मगर दूसरी बात ये, वहाँ की फ़ौज 50-70 हज़ार की सारी टोटल फ़ौज है वहाँ की। और फ़ौज की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है वहाँ, और ना ही उनको कोई पिछले इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई रोल अदा करें। और तो इसलिए इस दफ़ा फ़ौज ने जो इंटरवेंशन की है वो उस स्टेज पे की है जब पहले 300-400 लोग मार दिए पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हसीना, और फिर बेचैनी शुरू हुई कि जी ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो सिचुएशन ये है कि ये नहीं हो सकता। हमारी फ़ौज जो है वो आवाम के ऊपर फायरिंग नहीं करेगी, और ये पहली बात नहीं है, ये पहले भी हुआ था भुट्टो के ज़माने में। अब मैं आपको, जिन लोगों ने तारीख नहीं पढ़ी, मैं समझा दूं उनको कि जब भुट्टो को निकालना था तो PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने पूरी एक मूवमेंट चलाई थी, जिसको उन्होंने इस्लाम के साथ ताल्लुक उसका था, और जिसको दायरिया निकालने की कोशिश की। उस वक्त जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे तो भुट्टो साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया लाहौर शहर में। तो जुडिशरी के 2 जजेस ने मार्शल लॉ को छुट्टी करा दी थी। ये लोगों को तारीख का नहीं पता। तो जब ये इस किस्म का चीज़ उभर जाए तो उस वक्त सिचुएशन ये है, और फौज ने, ज़ियाउल हक ने जाके भुट्टो को कहा था आई कांट ओपन फायर ऑन माई पीपल। यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, यहाँ फौज विल नॉट सपोर्ट क्रैकडाउन ऑन द पीपल। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर फौज क्या करती है, इंस्टेड ऑफ क्रैकडाउन ऑन द पीपल वो क्रैकडाउन ऑन गवर्नमेंट कर देती है। कहती है घर जाएं, आप घर जाएं। 45 मिनट्स दिए, 45 मिनट वहाँ मिलते हैं, यहाँ शायद उतना भी नहीं मिलेगा, नहीं, इतना भी नहीं मिलता। अच्छा, तो इसलिए यहाँ वो सिचुएशन नहीं होगी जो बांग्लादेश में हुई है। यहाँ अव्वल तो वो चिंगारी जो है वो कहाँ लगेगी और क्या फैलेगी या नहीं फैलेगी, उसके ऊपर भी मुख्तसर बात ये करूँगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2-3 बहुत डिफरेंसेस हैं। वहाँ तो एक चिंगारी सारे मुल्क को, वो छोटा सा जगह है, और कोई वहाँ सेक्टेरियनिज्म नहीं है, वहाँ कोई रीजनलिज्म नहीं है, वहाँ कोई सब नेशनलिज्म नहीं है, वहाँ कोई शिया सुन्नी इशू नहीं है, फिरकावारियत नहीं है, वहाँ सब नेशनलिज्म नहीं है कि जी बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त नहीं, वो नहीं, वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। वो एक होमोजेनियस सोसाइटी है, सारे बंगाली हैं फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, और इसीलिए जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे तो बाकी शहरों से, छोटे छोटे देहातों से, शहरों से लोग आ गए थे ढाका। वहाँ 2-3 ही शहर हैं बड़े, बाकी तो सब छोटे छोटे जगह हैं, और सारी पॉपुलेशन स्प्रेड ऑल ओवर द स्मॉल डेल्टा रीजन। तो एक तो ये कि वो होमोजेनियस है, हम यहाँ डिवाइडेड हैं, हम यहाँ सियासी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक सिविल ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जुडिशरी जो है वो कभी अप है कभी डाउन है। इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ एरियाज के अंदर अनइवन डेवलपमेंट है, सियासी अनइवन डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक अनइवन डेवलपमेंट है। कोई ज़्यादा रीजन्स डेवलप्ड है, कोई ज़्यादा, कहीं ज़्यादा शऊर है, कहीं कम है, एंड सो ऑन। अब कराची की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब, पंजाब की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रम द पॉलिटिक्स ऑफ सिंध, सिंध की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ KP और फाटा, और फाटा की पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम KP, एंड देन ऑफ कोर्स बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स वो है क्या। तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना इज वेरी डिफिकल्ट, और एस्टेब्लिशमेंट यहाँ की जो है वो इसीलिए इतनी पावरफुल है बिकॉज वो कंप्लीटली यूनाइटेड है, इट्स लाइक दिस, एंड देयरफॉर इट इज द ओनली स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स इन दिस कंट्री। वो और बात है कि कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉट अ यूनिफाइंग फोर्स, बट एक्चुअली फोर्स इज द ओनली वे समटाइम्स व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, कि वो एक रियासत होती है जो कि वो संभाल के रखती है मुल्क। तो आई थिंक बांग्लादेश की रियासत वॉज वेरी वीक, सियासी जमातें जो थी दे वर स्ट्रॉन्गर, एंड दैट इज व्हाई इट लेड टू ऑटोक्रेटिक रूल, और अब वो रिवर्स होने जा रहा है। अब कैसे रिवर्स होगा, क्या होगा, आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई इनकलाब नहीं आया वहाँ,
ये जो बात कह रहे हैं इनकलाब आ गया, इनकलाब कोई इनकलाब नहीं। वो जो आप वीडियोस देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स चढ़े हुए हैं, लाल झंडे लिए हुए हैं, स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये आपको याद आता है जब सोवियत यूनियन गिरा था, तो सोवियत यूनियन के अंदर जब रशिया हुआ और सब सोवियत यूनियन स्प्लिट हो गया, तो ये वहाँ के इमेजेस हैं, इस किस्म के इमेजेस आते हैं। और इसी तरीके के साथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर इस किस्म के इमेजेस थे, बिकॉज वहाँ जेन्युइनली एक इनकलाब आए थे अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म एंड कंप्लीट सिस्टम चेंज हो गया था। बांग्लादेश में ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही, वहाँ कोई इनकलाब नहीं आया। ये आप समझें कि एक रेजीम चेंज हुई है। ये इसको अगर आपने कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि भुट्टो साहब को जब निकाला तो किस तरीके से उनको निकाला और उसके बाद क्या तब्दीली आई, क्या वो इनकलाब था या नहीं था। जब नवाज शरीफ साहब को निकाला तो क्या कोई इनकलाब आया था या नहीं आया था, या सिर्फ रेजीम चेंज हुई थी। इमरान खान साहब को निकाला था तो क्या कोई इनकलाब आ गया, कोई रेजीम चेंज। तो रेजीम चेंज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनकलाब। A revolt that leads to regime change is not the same thing as a revolution that leads to an overturn of the whole system. कोई चीज ऐसी नहीं बांग्लादेश में हुई। चलें ठीक है, लेकिन ये और ना ही यहाँ होने जा रही है, ना यहाँ होने जा रही है रेप्लिकेट। चले ये भी आपने बता दिया। जो लोग इसके डांडे मिला रहे हैं पाकिस्तान से या अमेरिका से कि इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो किस हद तक ठीक है, इसका जवाब भी तलाशेंगे क्विक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। मामलात कुछ आपस में जुड़े हैं, ज़ाहिर है खित्ते के ममालिक हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान भी। आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की आज एक मशाइख उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस थी, उससे कन्वेंशन, उससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी ने इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। रियासत की अहमियत अगर समझनी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। और जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ है। इंदिरा गांधी साहिबा की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक कनेक्टेड क्वेश्चन है वो बांग्लादेश की सिचुएशन से मुतालिक ये है कि इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहां की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई देखिए, जो पहली बार है चीफ ने जो बात की है, 3 पॉइंट्स आपने रेज किए, मैं समझता हूँ 2 रेलिवेंट है, तीसरा का कोई रेलिवेंस नहीं है। सर्टनली आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये है कि जी वी विल नॉट स्टैंड बाय एंड अलाउ अनार्की। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड खान साहब की तरफ इशारा है कि आपने एक दफ़ा कोशिश की है तो फिर ना करिएगा। नंबर 1, क्योंकि जो अनार्की है दैट इज़ व्हाट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ खान साहब कि लड़ाई झगड़े शुरू हों, चिंगारियाँ लगे, आग लगे एंड सो ऑन। तो ये दे सेइंग कि वी विल स्टैंड फर्मली अगेंस्ट इट। तो ये अगेन इट्स अ मैसेज फॉर इमरान खान और वो लोग जो समझते हैं कि इंतशार फैलाने के साथ गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाएगी और तब्दीली आ सकती है। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर देम कि वी स्टैंड फर्म। इसका तल्लुक वही है जो मैंने आपसे कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। इस रीस्टेटिंग, आर्मी चीफ ने खुद कह दिया जो मैंने आपसे पहले कहा था कि उन्होंने ये पैगाम दिया, अब उन्होंने ओपनली कह दिया। ठीक है, चीफ का कहना और डीजी आईएसपीआर का कहना में फिर भी फर्क होता है। तो क्योंकि खान साहब ने डीजी आईएसपीआर का तो थोड़ा सा डिसमिस कर दिया ना, अब करके देखें ना डिसमिस इसको, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे 2 नेशन थ्योरी वाली बात जो बांग्लादेश में हुआ है, इट्स नॉट एन रीअफर्मेशन ऑफ सपोर्ट फॉर पाकिस्तान और फॉर इस्लाम। कोई तल्लुक नहीं है, इट्स एन इंटरनल थिंग। और बांग्लादेश इस्लाम की तरफ या इस्लामिज्म की तरफ नहीं जाएगा, इट विल रिमेन अ सेक्युलर स्टेट। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपसे। और मेरा ख्याल है ये बात इसका कोई तल्लुक नहीं है विद 2 नेशन थ्योरी। बाकी ये तीसरी बात जो ये है कि इराक, शाम, लीबिया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज वो ये इशारा ये कर रहे हैं कि जब रियासत ब्रेक डाउन कर जाती है तो जिस किस्म का इंतशार होता है फिर उसके अंदर सारा मुल्क, सारी कौम, सारी रियासत सफ़र करती है और सिविल वॉर हो जाती है और किसी के फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। एंड सो देयरफॉर बिल्कुल ये सोचिए भी ना कि हम ये इसको उधर जाने देंगे। अच्छा। तो हम मीनिंग विल क्रैक डाउन। और उन्होंने मतलब है कि और भी कुछ बातें कल डीजी आईएसपीआर ने भी कही थी जी, इन्होंने तो वो बात नहीं कही मगर इशारा यही है कि ये जो बलूचिस्तान वगैरह में हो रहा है इसके अंदर फॉरेन इंटरवेंशन है। उन्होंने तो बड़ी क्लियरली बलोच ऑर्गेनाइजेशंस को कह दिया कि दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और वो ये जो ह्यूमन राइट्स वाले जो बात करते हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस बात को कि इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो ये इस किस्म के फौज के अंदर सोच है कि इसमें बदाखलत है और ये आप इसको ह्यूमन राइट्स इशू समझते हैं। वी कंसिडर इट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड सबवर्जन। इसलिए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू टेक अ हार्ड लाइन। तो ये बिल्कुल पैगाम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। सो लास्ट में ये कि जी अमेरिका और पाकिस्तान की एजेंसी का किरदार, इंडिया जो है इसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। इंडिया के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं इस रीजन के अंदर। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ झगड़ा था और उसके बाद 62 में चाइना के साथ झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की कि ये सारी रीजन के अंदर हावी हो जाए। इसीलिए एम्परर बनने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, सबको बुला रहे
रहे थे अपने इनॉग्रेशन के अंदर, वो दिन और आज का दिन कि इंडिया हैज ओरिजिनली लॉस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा जाओ जाके वो गिड्डी उड़ाओ, नहीं मानते बात हुए। 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद भी झगड़े रहे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं है। तीसरी चीज़ ये थी कि बांग्लादेश के बाद क्योंकि उन्होंने मदद की थी तो इंडिया का बहुत बड़ा इम्प्रिंट बांग्लादेश में था और बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि बांग्लादेश 10 साल के बाद 15 साल के बाद वहाँ ये आवाज़ उठती शुरू हो गई कि हम तो इंडिया की कोट अनकोट वैसल स्टेट बनते जा रहे हैं। अवामी लीग जो है वो बड़ी क्लोज है टू इंडिया। खालदा ज़िया वाज नॉट, खालदा ज़िया के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि यू आर वेरी प्रो पाकिस्तान, तो खालदा ज़िया को तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है और उसकी पार्टी को उड़ा के रख दिया। तो ये दिस वाज सीन टू बी एन इंडियन आउटपोस्ट। तो अब इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश, तो ये बहुत बड़ी धचका है इंडिया को कि इंडिया की सारी बांग्लादेश पॉलिसी जो थी फेल हो गई, वो फेल हो गई।